नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का संस्थापक मसूद अजहर लंबे अरसे तक खामोश रहने के बाद एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। वो खुलेआम भाषण और धमकियां दे रहा है, भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। आतंकी अजहर के जहरीले भाषण और ऑडियो मैसेज तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहे हैं और इन जहरीले संदेशों में नए सिरे से जिहाद के लिए, जैश में भर्तियों के लिए युवाओं को बुलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, आतंकी अजहर ने अपनी बहन सादिया अजहर को भी महिला विंग का कमांडर बना दिया है, जिसका काम भारतीय महिलाओं को टारगेट करना और उन्हें निशाना बनाना है। माना जा रहा है कि जैश के इन खतरनाक मंसूबों के पीछे पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर और खुफिया एजेंसी आईएसआई की कोई बहुत बड़ी चाल है, ताकि बॉर्डर से सटे इलाकों, खासकर जम्मू और कश्मीर में अशांति फैलाई जा सके। ये तो सब जानते हैं कि भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में बहावलपुर स्थित जैश के ठिकाने पर मिसाइल हमले में आतंकी के परिवार के कई सदस्य भी मारे गए थे और दावा है कि अब वो इसी बौखलाहट में और भारत से बदला लेने के लिए कोई बड़ा हमला भी करवा सकता है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ रहा है। तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी, साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हुसैन जावेद जी जुड़े हैं पाकिस्तान से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। तो जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार जो मसूद अजहर है वो एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्नल संजीत सर, आपसे समझना चाहेंगे इसके पीछे की वजह क्या है कि एक बार फिर से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आएंगी? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने जो मुझे अपने चैनल पे एक अहम मुद्दे पे बात करने के लिए बुलाया। और दूसरा जो है, जावेद साहब को भी मैं सलाम वालेकुम बोलता हूं कि वो काफी मेरे साथ आते हैं और हम एक दूसरे को अच्छे समझते हैं। और मुझे लगता है कि आपके जरिए एक अच्छा डिबेट होगा। अभी जो आपका प्रश्न है कि ये क्यों, इसके कई कारण हैं। सबसे पहले जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था और उसमें जब 9 ठिकानों के ऊपर हमला किया था, जो टेररिस्ट ठिकाने हैं, उनके ऊपर एक भावलपुर भी था, जैसे जैश ए मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर है। तो जब वो हेडक्वार्टर्स पे हमला हुआ तो काफी टेररिस्ट उस पे मारे गए और मसूद अजहर के जो है कई नजदीकी रिश्तेदार, तकरीबन 13-14 रिश्तेदार भी मारे गए। उसके बाद मसूद अजहर जो है मई के महीने से लेकर आज जो है नवंबर आ गया, अभी तक अंडरग्राउंड आईएसआई ने उनको अंडरग्राउंड कर लिया था, क्योंकि खतरा ये था जिस तरीके से पाकिस्तान में अननोन गनमैन जो है, टेररिस्ट जो हिट लिस्ट में टेररिस्ट है, उनको जो है मार रहे हैं। तो इस तरीके से ये भी डर था कि शायद मसूद अजहर के ऊपर भी हमला, मसूद अजहर के ऊपर भी हमला हो सकता है। लेकिन अब जो है काफी महीने हो चुके, तो अब ये दोबारा जो है आसिम मुनीर साहब को ये लग रहा है अब, क्योंकि अब अमेरिका के साथ पाकिस्तान के जो है रिश्ते बहुत ही मजबूत होते जा रहे हैं और ये पाकिस्तान को लगता है कि आने वाले समय में वो जो कुछ करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। तो जैसा कि एस्टेब्लिशमेंट जिसको आर्मी चलाती है, उसका एस्टेब्लिशमेंट का ये मानना है कि अगर दोबारा ऑपरेशन करेंगे कोई ऐसा जो जैसा पहलगाम में हुआ था, तो उसके बाद जो है हमारे ऊपर इतना प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे प्रेशर को एक तरफ अमेरिका है वो कम करेगा और दूसरी तरफ चाइना है। तो अभी पाकिस्तान के जो हुक्मरान गुलाम है, जो उनके आर्मी चीफ है, उनको ये लगता है कि अब हम बहुत बढ़िया पोजीशन में हैं। एक तरफ अमेरिका ने हमारा हाथ सब थाम रखा है, एक तरफ चाइना ने थाम रखा। दोनों जो है आज के दिन वर्ल्ड की सुपर पावर है। तो जब भी सुपर पावर आपके हाथ को थाम लेती है, तो आपके इरादे जो थोड़े दिन से ठंडे बस्ते में पड़े थे, वो इरादे दोबारा जाग जाते हैं। और ये तो जो प्रॉक्सी वॉर है, ये तो जब से भारत और पाकिस्तान बने हैं तब से जो प्रॉक्सी वॉर चलते आ रहे हैं। पाकिस्तान मानता है कि जो बलूचिस्तान में या केबीपी में हो रहा है वो भारत कर रहा है, और भारत मानता है कि जो भी कुछ हो रहा है भारत के अंदर दहशतगर्दी, वो पाकिस्तान जिम्मेवार है। तो इसको दोबारा रिवाइव करने के लिए अब जो है मसूद अजहर को दोबारा बोला गया है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि शायद उनके काडर में डर बैठ गया है भावलपुर के अटैक के बाद। तो उनको मोराल को बढ़ाने के लिए इसीलिए जो वो अपनी बहन को भी जो लेके आए हैं, ताकि जो महिला विंग है उसको भी स्ट्रॉन्ग किया जाए और दोनों महिला और जो पुरुष को मिलके फिर जो है दोबारा कोई
आतंकी गतिविधियां की जाए। बिल्कुल, और इसे जी। नाम दिया जा रहा है जिहाद का। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, जावेद जी। और ऐसे में जावेद सर, आपसे भी हम समझना चाहेंगे कि ये जो गतिविधियां एक बार फिर से शुरू हो गई हैं, लगातार ऑडियोज वायरल हो रहे हैं, जिहाद को लेकर भर्ती चल रही है जैश में, और कहा यही जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, महिला विंग भी तैयार कर दी गई है। तो इसको लेकर क्या पाकिस्तान सरकार इस पर रोक नहीं लगा रही है, या कोई ठोस कार्रवाई कर रही है या नहीं? जी मैम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, और कर्नल साहब को सलाम। वाकई जब भी वो डिबेट में होते हैं तो एक हेल्दी डिबेट होती है, इसके लिए मैं उनको भी कॉम्प्लीमेंट करता हूँ। अच्छा, जो आपका टॉपिक है आज का, उसके हवाले से मैं यही कहूँगा कि अब देश के हवाले से बात हो रही है, हम्म। और उसके बारे में हमारा मौक़िफ़ तो हमेशा यही रहा है कि चाहे वो जैश है, चाहे वो एलटी है, या इसके साथ मिलती जुलती जितनी भी इस तरह की तंजीमें हैं, इन पे तो हमने 2002 से बैन लगा है। जी। और वो मुशर्रफ साहब का टाइम था, तो ऑब्वियसली उस टाइम हमारे ऊपर प्रेशर भी था, और हमें ऐसा लग रहा था कि ये चीज अच्छी नहीं है, इनको बैन करना होगा, कहीं ना कहीं इनको लगाम इस तरह से देना होगी ताकि किसी मुल्क को ये तासुर ना मिले कि हमारी जमीन से उसके खिलाफ इस तरह की एक्शंस होते हैं। तो हम्म। देखें ना, इट्स बीन मतलब 23 ईयर्स, 23 साल बाद में ऐसा भी हुआ कि ये जो सारी तंजीमें, इन्होंने अपने नाम चेंज कर लिए, हम्म। अपने नाम चेंज किए, और कुछ ने एक वेलफेयर का ढोंग भी किया। हमने उनके ऊपर दोबारा से अपने बैन लगाए, यानी हम्म। ऐसा नहीं है कि एक, तो इनको मुसलसल हमने काउंटर भी किया, और इनको चेक भी करते हैं। जी। और मैं ये कहूंगा, देखिए अब आजकल इंडियन मीडिया के ऊपर भी तकरीबन रोज के हिसाब से ऐसी खबरें आती है कि शायद हमारी स्टेट जो है वो एक बार फिर इंडिया के खिलाफ कुछ ऐसा प्लान कर रही है कि इंडिया के अंदर इस तरह का आतंकवाद फैले। अब आप खुद सोचें, 3 साल से आपके शोज में पहले भी मैंने कहा कि हमारे लिए दो सबसे बड़े मुद्दे हैं, हम्म। एक बीएलए, एक टीटीपी। मुकम्मल तौर पे हमारी स्टेट एजेंसियां, आर्मी, हुकूमत उसको खत्म करने में लगी हुई हैं। हम्म। ऐसे में हमारे पास क्या इतना टाइम है, और क्या हमें ये करना भी चाहिए कि हम इंडिया के खिलाफ एक और महाज खोल लें? ना हमें सूट करता है, ना हमारा ऐसा इरादा है। कर्नल साहब ने बिल्कुल सही कहा, इंडिया पाकिस्तान का प्रॉब्लम ही ये रहा है, ना सिर्फ हमारा बल्कि आपका भी, कि हम एक दूसरे के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर में हमेशा उलझे रहे हैं। लेकिन हम्म। आई थिंक इन द लॉन्ग रन ना ये आपके काम आएगा, ना ये हमारे आएगा। तो मैं आपको ये बिल्कुल साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, स्टेट ऑफ पाकिस्तान का ऐसा कोई मूड नहीं है, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। वो जो इंडिया में एक चीज मशहूर है, शायद हर पाकिस्तानी सोचता ही है कि जी इंडिया को इतने कट मारो कि उनको 1000 राउंड्स हो जाए। तो ऐसा नहीं है, हम तो अपने मसलों में जुड़े हैं। और यहाँ बात होती है इसकी पहलगाम की, तो हम्म। साहब हम वो पहले उन मुल्कों में शामिल हैं जिन्होंने उसी दिन इसको खुल के कंडेम किया था। और आज भी आपसे कहते हैं, दिल्ली से कहते हैं कि आए इस पे बात करें, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करें। बात नहीं होगी तो मसले का हल कैसे सामने लेकिन आएगा? जावेद साहब, बात तो बरसों से हो रही है, कभी हल ही तो नहीं निकल पाया। बात करने की अब दोबारा कैसे सोचेंगे? इतना नुकसान हो गया है, इतने लोग मारे गए हैं, अब क्या बात को आपको लगता है कि कोई रास्ता बचा हुआ है? पहले बात ही तो हो रही थी भारत और पाकिस्तान में। देखें, आपकी बात सही है, मैं आपकी बात से एग्री भी करता हूँ। यहाँ पे कर्नल साहब हैं, यहाँ पे मैं हूँ, और 15-20 साल से इंडिया पाकिस्तान के जो ताल्लुकात जा रहे हैं, और इनकी हिस्ट्री को, इसको भी हम देखते रहते हैं। एक बात हम दोनों को मान लेनी चाहिए, ना दिल्ली इस्लामाबाद को खत्म कर सकता है, और ना इस्लामाबाद दिल्ली को खत्म कर सकता है। दोनों अपनी जगह हकीकतें हैं। अब ये प्रॉक्सी वॉर करना, एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, देखिए बात तो करनी पड़ेगी, और एक बार बात करके आप नाकाम हो जाए, दो बार हो जाए, लेकिन इसका ये बात मतलब करके नहीं भी होता कि लगाम नहीं बात लगी, हल और नहीं। शायद यही वजह है कि अब बातों की जगह कुछ कार्रवाई करने की मांग भारत में होती रही है, और जैसा हो भी रहा है। देखिए कर्नल मैम, संजीत इसका जी फायदा बोलिए। क्या हुआ इंडिया को? बोलिए बोलिए। इसका फायदा क्या हुआ इंडिया को? भी आज तक फायदा हुआ। ठीक है, आपने इस साल मई में एक ऑपरेशन किया, मैं मानता हूँ। आपने जो भी कर्नल साहब ने भी कहा कि हमने बहावलपुर के ऊपर भी अपने मिसाइल फेंके, मुरीद के भी फेंके। उसके बाद क्या? अब 4 माह बाद अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं, शायद वो काफी नहीं था, और मेन जो कल्प्रिट थे वो तो अभी भी आपके ख्याल में, आपको लगता है कि उस तरह फिर रहे हैं, तो ये तो फिर कोई मसले का हल ना हुआ। सेम लेकिन हमें जावेद भी साहब, आप मसूद अजहर को तो देख सकते हैं, वो तो सीधे तौर पर यहाँ पर एड्स निकाल रहा है, प्रचार कर रहा है कि आप आइए और भर्ती होइए। और एक तरह से ये जो कह सकते हैं जिस तरह से पूरा महिला विंग तैयार कर लिया गया है, तो इसको भी लेकर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी कुछ भी होता हुआ यहाँ पर नहीं दिख रहा है। क्या हो रहा है? कार्रवाई बताइए आप। देखिए, महिला संगठन की बातें जो हो रही हैं, शायद ये मैंने तमाम इंडियन मीडिया से सुनी कि मौलाना अजहर ने अपनी सिस्टर को एक्टिव कर दिया है कि वो उनमें से कुछ इस तरह के
बमबार बनाए और वो फिर इंडिया पर बरस जाए। ये सब कुछ मैंने इंडियन मीडिया के ऊपर सुना है। मैं एक बात मानता हूँ, एक चीज मैं बिल्कुल आपके शोबस को मानता हूँ, 90s की बात करें ना, या 9/11 से अगर पहले की बात करें, जब अफगानिस्तान में भी आपको पता है एक तरह का एक्शन चल रहा था, और हमारे यहाँ भी उस वक्त इस तरह का जो लिटरेचर होता था या इस तरह के जो कैंप्स होते थे, वो बिल्कुल यहाँ पर थे, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं वही कहूंगा जहां से मैंने स्टार्ट किया, 2002 के बाद हमारी स्टेट की पॉलिसी है कि हमने इनका क्रैक डाउन करना है, और आप देखें हम भी आज अपनी बका की जंग इन्हीं के खिलाफ लड़ रहे हैं। नहीं, आप जंग लड़ रहे हैं, लेकिन अगर साथ होकर लड़ते तो शायद इस जंग को लड़ने में आसानी होती, आतंकवाद को जड़ से आज मिटाया भी जा चाहते सकता हैं, था। लेकिन हमने आज भी देखा चाहते हैं। पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं और जिस तरह से सेना पूरी तरह से पाकिस्तान को चलाती है, उनके दिल में शायद ये नहीं है कि यहाँ के लोगों को थोड़ा सुकून दिया जाए। आतंकवाद को पनाह तो वहीं मिल रही है। कर्नल संजीव जी, आप बताइएगा सर, क्या ये बात सही नहीं है? बातचीत से आज तक कभी भारत और पाकिस्तान के मसले सुलझ पाए हैं? कोशिश तो भारत ने ना जाने कितनी बार की, आतंकवाद को लेकर भी बातचीत की गई है, लेकिन सिरे से पाकिस्तान मना कर देता है, तो कार्रवाई कैसे होगी ऐसे आतंकियों पर? बिल्कुल गीतू जी, जो जावेद साहब कह रहे हैं, मैं उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि कोई भी मसले जो है लड़ाई से नहीं हल हो सकते, वो सिर्फ बातचीत से हो सकते हैं। और भारत और पाकिस्तान के ऐसा नहीं है कि हमने कभी बातचीत नहीं की, हमेशा बातचीत की है। जब भी कुछ होता था हमेशा बातचीत करते थे, एग्रीमेंट भी काफी हुए हमारे, सारी चीजें हुई है। और मुझे जो है पाकिस्तान के आवाम से कोई शिकायत नहीं जी। पाकिस्तान की सरकार से कोई शिकायत नहीं है। और जो जावेद साहब बोल रहे हैं, मैं उनके साथ 100% एग्री करता हूं, बातचीत होनी चाहिए। लेकिन जावेद साहब, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो पाकिस्तान के अंदर जब या तो कोई डिक्टेटर होता है, या अगर सरकार भी कोई होती है, सिविलियन सरकार होती है जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होती है, उसका भी जो है पूरा का पूरा कंट्रोल जो है आपकी एस्टेब्लिशमेंट करती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप मानो या ना मानो, ये पूरी दुनिया जानती कि आज के दिन पाकिस्तान को शहबाज शरीफ जी चला रहे हैं या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चला रहे हैं, ये आपको ही पता है। आप माने या ना माने, अगर व्हाइट हाउस में जाते हैं शहबाज शरीफ तो उनके साथ आसिम मुनीर जाते हैं। अगर चाइना में एससीओ समिट में जाते हैं, विक्ट्री परेड में जाते हैं, तो आसिम मुनीर जाते हैं। क्योंकि वर्ल्ड लीडर्स को ये पता लग गया है कि शहबाज शरीफ से बात करने का कोई फायदा नहीं है। तो जो आप बात कह रहे हो कि जी हमको बात करनी चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन किससे बात करें? हम बात करते हैं सिविलियन जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, नवाज शरीफ जी से हमने बात करी, उसके बाद जो है अभी शहबाज शरीफ से हम बात करने के लिए तैयार है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शहबाज शरीफ के हाथ में नहीं है, आसिम मुनीर के हाथ में है। आपके हमेशा पहले बवेजा साहब थे, उनके और हाथ संजीव में सर, ये भी देखिए ना, किसी ने कुछ बेहतर करने की कोशिश की तो उसे जेल की सलाखों के पीछे फेंक दिया गया। अगर हम इमरान खान की बात करते हैं तो वहां से अगर कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आया तो देखिए उनकी हालत क्या कर रखी है। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में कोई भी अगर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर अगर प्रो इंडिया बात करे या ये बात करे कि भारत के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, तो आप देखेंगे कि हमेशा, और मैं जावेद साहब को परसों भी शायद हम थे उसमें डिबेट में, तब भी मैंने ये कहा था कि देखिए जो 1999 में हमारे प्रधानमंत्री अपना पूरा डेलीगेशन लेके बस के साथ, ये नहीं था कि हवाई जहाज में नहीं जा सकते थे, वो सिर्फ ये शो करना चाहते थे कि पाकिस्तान और भारत जो है बहुत नजदीक है, बस से भी एक दूसरे के पास जा सकते। तो जब हम बस से जा सकते, हमारे दिल मिल सकते। और नवाज शरीफ साहब की इसमें कोई गलती नहीं, उन्होंने बहुत तगड़ा वेलकम किया था हमारे जो डेलीगेशन का, और उसके बाद लाहौर डिक्लेरेशन हुई जिसका जो है दोनों देशों ने जिसका जो है वेलकम किया था। लेकिन इनके जो है उस टाइम जो चीफ ऑफ द आर्मी साहब थे परवेज मुशर्रफ साहब, उनको ये बात पसंद नहीं थी, क्योंकि जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है उसका अस्तित्व ही जो है एंटी भारत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एंटी भारत अगर वो रेटोरिक नहीं चलाएंगे तो वो वहां पे उनका जो है इतनी ज्यादा जो उनकी इतनी दादागिरी है पाकिस्तान में वो नहीं रहेगी। तो परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, उन्होंने कारगिल कर दिया। उससे जितनी हमारी बातचीत हुई थी और जो जितनी गुडविल हुई थी वो सब खत्म हो गई। उसके बाद आप देखें कि जो जो लीडर आते रहे तो उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश, इमरान खान साहब ने बड़ी कोशिश की, जब ये करतारपुर कॉरिडोर खोला, हमारे जो है क्रिकेटर जो उनके साथ क्रिकेट खेलते थे सिद्धू साहब, उनको इन्वाइट किया। तो जो अवाम दोनों देशों का है
वो इस चीज को मानता है, इस चीज को समझता है बिल्कुल। कि जैसे जावेद साहब कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं बातचीत से होनी चाहिए, लेकिन जावेद साहब प्रॉब्लम ये है किससे बात करें। अगर शहबाज शरीफ से जी। बात करेंगे तो वहां पे कुछ ना कुछ एक और कारगिल हो जाएगा। तो जब तक वहां की एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी तब तक दोनों देशों के बीच में शांति नहीं हो सकती। बिल्कुल हुसैन जावेद जी, जी बड़ा जी सवाल है कि अगर बातचीत भी करना चाहें तो किससे करें। शहबाज शरीफ से करेंगे तो आपको भी पता है कि उनका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में, हालांकि पाकिस्तान का आवाम इस वक्त पीड़ित, हम कह सकते हैं परेशान है ऐसी सत्ता से जो कोई फैसला नहीं ले पा रही है। लगातार यहाँ पर महंगाई बढ़ती हुई दिख रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था सरकार नहीं कर पा रही है। हाँ, लेकिन अगर कहीं लड़ना हो, कहीं युद्ध करना हो तो उसमें यहाँ की सेना एकदम तुरंत आगे रहती है, चाहे उन्हें हार का ही सामना क्यों ना करना पड़े। तो लोगों की भी तो सोचिए, पाकिस्तान की आवाम चाहती क्या है। पाकिस्तान के अवाम अमन चाहते हैं, इसके अलावा उनकी और कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है। और एक और बात, ये आपने अभी महंगाई जी। की बात की, इस तरह की बात की, तो मैं आपको ये दावे से कहता हूँ कि इतनी कोई ऐसी बुरी सूरत हाल पाकिस्तान में नहीं है। एक मंजरनामा इस तरह का पेश किया जाता है कि शायद हमारा मुल्क जो है वो नहीं, जो इथोपिया बन तस्वीरें गया है। सामने आती है सोशल मीडिया पे वो सब झूठ होता है। जो पाकिस्तान से लोग कह रहे होते हैं, अपनी परेशानियां मैं बता रहे होते हैं, आप वो सब कहेंगे वो फेक होता है। नहीं नहीं, फेक नहीं होता मैम, लेकिन फर्क ये होता है कि एक आम शख्स जब सोशल मीडिया पे जाता है, या आपके हमारे जैसे जो है सहाफी लोग, जर्नलिस्ट लोग, वो जाते हैं, तो हमारा और एक आम आदमी का देखने का फर्क होता है। आपको और हमें पता होता है कि सोशल मीडिया में और असल खबर में क्या फर्क है, वो आम आदमी को पता नहीं होता। नहीं, अभी लेकिन कर्नल आम साहब आदमी की परेशानी तो होती है ना, उन्हें अगर दिक्कतें हैं तो वो बता ही रहे हैं प्लेटफॉर्म पर आकर कि देखिए, हाँ हमें ये ऐसी समस्याएं हैं। जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी तो होता ही है। आपको पता है, आम आदमी चाहे इंडिया का है, बांग्लादेश का है, पाकिस्तान का, उसकी अपनी समस्याएं होती हैं और उनके मसले होते हैं। अच्छा, कर्नल साहब ने बहुत अच्छी बात की कि शायद हमारी एस्टेब्लिशमेंट आज तक जो है वो रुकावट बनी रही पाक इंडिया ताल्लुकात की बेहतरी में। मैं चंद सेकंड में इनके सामने एक चीज पेश करता हूँ। देखिए सर, जब अयूब खान थे ना, तो नेहरू जी पाकिस्तान के दौरे पे आए थे। अयूब खान ने उनको ऑफर की थी, कि 1960-61 की बात है शायद, कि सर हम ज्वाइंट डिफेंस आपस में कर लेते हैं अगर ये पैक्ट हो जाए इंडिया पाकिस्तान का। नेहरू जी ने इनकार कर दिया, उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने उनको पहले साइन दिया था कि हम आपके साथ चलना चाहते हैं। उसके बाद ज्यादा दौर में आ जाइए तो जो आपके प्राइम मिनिस्टर थे देसाई साहब, उनका जो टाइम था उसमें इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत कॉर्डियल रहे थे। और बाद में आपको पता होगा कि ब्रॉस टैक्स के नाम से इंडिया ने एक बहुत बड़ी वॉर गेम्स की थी, और जनरल सुंदर जी ने उसको हेड भी किया था, ये आपको मुझसे अच्छा पता है। लेकिन आपको खुद पता है कि टेंशन हुई थी, लेकिन ज़िया ने और राजीव ने मिलके उसको भी डिफ्यूज कर दिया था। उसके बाद आप बात करते हैं मुशर्रफ साहब की, ठीक है, मैं ये बात बिल्कुल आपकी मानता हूँ कि वाजपेयी जी साफ नीयत से आए थे पाकिस्तान में, उसने उनकी कदर हमेशा करता हूँ। और बाद में कारगिल हो गया, अफसोसनाक है, लेकिन कारगिल हो जाना, उससे पहले सियाचिन हो जाना, हमारी हिस्ट्री अफसोसनाक ऐसी रही है। लेकिन यही मुशर्रफ साहब थे जिन्होंने वाजपेयी जी के साथ मिलके 2004 में ऐलान इस्लामाबाद भी किया था, और 2007 तक इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात मिसाली रहे थे। और आखिरी बात, आपने किरदारपुर कॉरिडोर की बात की, तो मैं आपको बताऊं वो सिर्फ इमरान खान का मंसूबा नहीं था। उस टाइम के जो हमारे आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, उन्होंने सिद्धू जी को साफ तौर पे कहा था कि आप अपनी सियासी क़यादत को, हुकूमत को ये मैसेज दें कि हम आपके साथ चलना चाहते हैं। जब हम कह रहे हैं, इसका मतलब है इस्टेब्लिशमेंट, हमारी हुकूमत और हमारी स्टेट। तो ये वो मौके हैं हिस्टोरिकली जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने इंडिया के सामने रखे कि बात हो सकती है। अब आगे से अगर जवाब नहीं आएगा तो ऑब्वियसली लेकिन जावेद साहब, जिन्होंने ये बातें रखी उनका हुआ क्या, उनका अंजाम तो देखिए। अगर किसी ने कोशिश भी की कि भारत पाकिस्तान के रिश्तों को बेहतर बनाए तो आज कहाँ है वो। देखिए, मैं इस बारे में अगर किसी को इल्जाम दूं ना, आप सही, अगर आप मुझसे सच पूछें, मैं इसमें इंडिया को इल्जाम देता हूं, मैं इसमें पाकिस्तान को भी इल्जाम देता हूं कि एक बार अमन की कोशिश नहीं, कुछ भी नहीं होता, दो बार भी नहीं होता, ये अमल चलते रहना चाहिए। अगर आज मैं, आप और कर्नल साहब आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं, तो क्यों हमारी जो, आपकी जो क़यादत है या हमारी क़यादत है, एक दूसरे को बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकती। एक बार मिलेंगे, दो बार मिलेंगे, गिले शिकवे इसी तरह दूर होते हैं। तो ये नहीं, गिले शिकवे तो दूर हो जाएंगे, लेकिन ये जो आतंकी घुसपैठ हो जाती है और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं, हमारे नागरिकों को मार दिया जाता है, आप सोचिए कि ऐसे में आपको लगता है गिले शिकवे दूर हो पाएंगे। या जिस तरह से यहाँ की राजनीति है पाकिस्तान में, सरकार का तो कुछ है ही नहीं, सब तो सेना ही चला रही है। तो अगर वहां के प्रधानमंत्री आकर बात भी करेंगे तो क्या उनकी बातों के मायने रहते हैं। मैं आपको एक बात यकीन से कह सकता हूं कि अगर आज मोदी जी कहीं भी, आजकल वो बिहार में, वो हर जगह जलसे कर रहे हैं, वो कहीं भी एक बात भी कह देना कि हम
पाकिस्तान से बातचीत चाहते हैं, और उनकी बातचीत की बात करना उनकी कमजोरी को नहीं साबित करेगा, स्टेट्समैनशिप को करेगा। तो मैं आपको दावे से कहता हूं, चाहे हमारे यहाँ आप इस्लामाबाद और पिंडी को अलग अलग देखें, दोनों तरफ से जवाब आएगा कि हम भी बात करना चाहते हैं। ये मेरा यकीन है। देखिए, उम्मीद कई दफा नहीं भी होती ना, तो हम हैं पीस लवर्स, हमें उम्मीद को क्रिएट करना होता है और इसी तरह से आगे चीजें चलती। नहीं, बात का तो सोचा भी जा सकता था, लेकिन यहाँ पर हुसैन जावेद जी, जब पहलगाम हो गया तो फिर उसके बाद कोई गुंजाइश बची नहीं कि इस देश से बात भी की जा सकती है। कर्नल संजीत सर, आप क्या कहेंगे सर इस बात को लेकर? देखिए, जावेद जी ने जो एग्जाम्पल दिए हैं, पहले मैं उनकी बात बता दूं। उन्होंने अयूब खां का एग्जाम्पल दिया कि जी नेहरू ने नहीं माना। आप ये जानते हो कि 1960 में जो इंटर वाटर ट्रीटी हुई थी, वो नेहरू और अयूब खां में हुई थी। और अगर आप उसको ट्रीटी को इम्पार्शली, आप बिना किसी भेदभाव के अगर उस ट्रीटी को आप देखेंगे, तो उसमें आपको लगे, ये कोई भी आदमी उस ट्रीटी को पढ़ के कह सकता है कि वो ट्रीटी जो थी वो प्रो पाकिस्तान ट्रीटी थी। और नेहरू जी से जब पार्लियामेंट में ये क्वेश्चन पूछा गया, कांग्रेस के ही लोगों ने, जो कि उनकी पार्टी के लोग थे, कि आपने ये ऐसा वन साइडेड ट्रीटी क्यों की, तो नेहरू जी ने कहा था, मैंने इसलिए की थी ताकि हम पाकिस्तान को आगे जो हमारे रिश्ते अच्छे हो सके। लेकिन वो अच्छे नहीं हुए। वही अयूब खान ने 1965 में जो है भारत के ऊपर हमला कर दिया। हम 1962 में चीन से लड़ चुके थे, और उसके बाद और चीन से जो लड़ाई हुई थी उसमें हमने शिकस्त हासिल की थी। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई मानना नहीं है कि इसमें आदमी कहे कि हम कहे वो जीत गए थे, हम जीत गए थे। नहीं, हम जो है चीन के मुकाबले में हम हार गए थे, लेकिन वो हमको एक झटका ऐसा लगा था। लेकिन उस झटके के बावजूद पाकिस्तान ने 1965 में हमारे ऊपर, अयूब खान ने ही, जिनका आप नाम ले रहे हो कि दोस्ती का प्रस्ताव किया था नेहरू जी से, नेहरू ने नहीं माना। अयूब खान के टाइम में ही पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला किया 1965 में। दूसरा, आप कह रहे परवेज मुशर्रफ साहब ने क्या किया। परवेज मुशर्रफ साहब जब अटल बिहारी वाजपेयी गए थे लाहौर में, तो परवेज मुशर्रफ ने अटल बिहारी वाजपेयी साहब को सलूट भी नहीं किया था। और जब उनसे हाथ मिलाया तो उन्होंने अपनी ताकत, एक बुजुर्ग आदमी के हाथ के ऊपर ताकत दिखाई थी, जिनसे अटल बिहारी वाजपेयी के हाथ में जो है दर्द भी हुआ था। उसके बाद बवेजा साहब की आप बात करें, बवेजा से साहब जो बिल्कुल सही आदमी थे, उन्हीं की वजह से जो आज तक अब 2-4 दिन या 10 दिन से सीज फायर वायलेशन हुआ है। नहीं तो 2022 या 2021 में हमारा जो है सीज फायर हुआ था एलओसी के ऊपर, और वो इसके बावजूद के कितने टेंशन हुए, वो सीज फायर लगा रहा। तो ऐसा नहीं है, जो लोग आपके सही लीडर है उनकी हम कदर करते हैं, उनको हम मानते हैं। लेकिन ये जो आपके अभी जो आए हैं असीम मुनीर साहब, इनकी अगर आप जो है, आप कह रहे हैं कि जी मोदी जी बात करेंगे, बिल्कुल बात करनी चाहिए मोदी जी को, अगर मोदी जी चाहे। पर क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से आसिम मुनीर साहब अपना बयान देते हैं, उन बयानों से बातचीत हो सकती है? 2016 को जो है, 16 अप्रैल को आसिम मुनीर साहब जो है बताते हैं कि भारत जो है, और हम पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी, इस्लाम और हिंदू अलग अलग है, हम कभी इकट्ठे नहीं रह सकते हम तो। और उसके बाद ही 21-22 तारीख को जो है हमला हो जाता है। अमेरिका में जाते हैं कि अगर हमारे अस्तित्व पे खतरा हुआ तो आधी दुनिया खतरा। जब इस तरीके से वो आदमी, जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान के डिसीजन वो आदमी लेता है, जब वो इस प्रकार के जो है भाषण देगा, तो आपको लगता है कि चाहे वो भाषण अपनी पब्लिक के लिए दे रहे हैं, जिसी के लिए दे रहे हैं, तो क्या उन भाषण को सुन के भारत की तरफ से कोई पहल होनी चाहिए बातचीत करने की? तो जावेद साहब, प्रॉब्लम हमारी ये है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोनों देशों में, हमारे अंदर ट्रस्ट डेफिशिएंट है। ना आप हमारा भरोसा करते हैं, ना हम आपका भरोसा करते हैं। और दोनों के भरोसे के अलग अलग रीजन हो सकते हैं, हमारे अपने अलग हैं। हमने जो है बंबई में अटैक देखा, हमने पहलगाम में देखा, उरी में देखा, पुलवामा में देखा, हमने इस अक्षरधाम के ऊपर हमले देखे। तो हमारी अपनी वजह हो सकती है, आपकी अपनी वजह हो सकती है। लेकिन मैं ये बता रहा हूं, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो आपकी एस्टेब्लिशमेंट है, जो कि आपकी मिलिट्री है, आपकी जो पॉलिटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, चाहे वो इमरान खान साहब हो, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हो, चाहे वो जो है जो बेनजीर भुट्टो थी, उनकी और राजीव गांधी की बहुत अच्छी बातचीत हुई थी, उनकी बहुत अच्छा रैपो था। तो लेकिन ये जो जब आपके आर्मी एस्टेब्लिशमेंट डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाती है या इनडायरेक्ट कंट्रोल में आ जाती है, उस समय ये समस्या बढ़ती है। ज्यादातर 1971 की लड़ाई हुई याया खान, 1965 की लड़ाई हुई अयूब खान,
कारगिल हुआ। बिल्कुल, प्रदेश यानी भारत ने दूसरा। हमेशा बात करने की कोशिश की है, लेकिन जो समस्या है वो पाकिस्तान की तरफ से। जावेद सर, आपसे बस 10 सेकंड में आप एक जवाब दे दीजिए कि क्या ये संभव है, भारत और पाकिस्तान की बातचीत अब इन हालातों में हो सकती है? क्या पाकिस्तान पहल करेगा? जी, 10 सेकंड में तो मैं यही कह सकता हूँ, जब हमारे भुट्टो साहब ने कहा कि हम बम बनाएंगे चाहे घास खानी पड़े, उन्होंने आपके साथ शिमला एग्रीमेंट किया। और जो आपने कहा कि मुशर्रफ साहब ने कारगिल किया, वही बाद में कितनी ले आपको भी पता है। तो वो मौका देना होता है, इसके अलावा आपके पास हमारे पास कोई चारा नहीं है, मैं तो यही कहूँ। तो कोई चारा नहीं है, जो हालात है वही बने रहेंगे। और ऐसे में दोनों के जो देश की सेना है वो पूरी तरह से तैयार है, अभ्यास भी चल रहे हैं। देखना होगा आगे क्या होगा। धन्यवाद करना चाहेंगे आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।